हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मैं अनामिका डागर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ हिंदू लॉ की सीरीज। अपने लास्ट लेक्चर 14 में हमने सेक्शन 12 को कंप्लीट कर लिया था। अपने आज के लेक्चर 15 में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ डाइवोर्स या फिर विवाह विच्छेद के सिद्धांत। विवाह विच्छेद पक्षकारों को एक ऐसी परिस्थिति प्रदान कर देता है जिससे कि पक्षकार पुनः विवाह के लिए अधिकारी हो जाते हैं, वो दोबारा शादी कर सकते हैं। अगर हम देखें कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत सेक्शन 5 के अंतर्गत कुछ शर्तें प्रदान की गई हैं कि इन शर्तों का पालन होना चाहिए, उसके बाद ही एक विवाह क्या होगा, एक विधिमान्य विवाह माना जाएगा। और अगर उन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो कोई भी विवाह क्या होगा, या तो वॉइड होगा या फिर वॉइडेबल होगा। ओके, और अगर ये शर्तें हैं तो इन शर्तों का पालन करने के बाद में हम विवाह को क्या कह सकते हैं, विवाह को एक अनुबंध कह सकते हैं। और अगर विवाह एक अनुबंध है तो ये भी रीजनेबल होगा कि विवाह विच्छेद को भी मान्यता प्रदान की जाए। अगर हमने विवाह को एक अनुबंध माना तो इसके साथ साथ यह भी स्वीकार किया जाने लगा कि विवाह का विघटन भी हो सकता है, विवाह विच्छेद भी हो सकता है, डाइवोर्स के द्वारों से खत्म भी किया जा सकता है। लेकिन जो विवाह है वो एक साधारण अनुबंध नहीं है, कोई साधारण एग्रीमेंट नहीं है, यह एक विशेष अनुबंध है, क्योंकि विवाह एक सामाजिक संस्था है और इस संस्था को बनाए रखना समाज के हित में है। इसलिए विवाह के अनुबंध को समाप्त करने के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। इन्हीं व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 13 के अंतर्गत डाइवोर्स के ग्राउंड दिए गए हैं। सेक्शन 13(1)(a) और सेक्शन 13(b) में क्या किया गया है, तलाक के प्रावधान किए गए हैं, तलाक से संबंधित प्रोविजन दिए गए हैं। और इन्हीं प्रोविजन, इन्हीं सेक्शन के अंतर्गत कहीं ना कहीं विवाह विच्छेद के जो सिद्धांत हैं वो समाहित किए गए हैं। अगर हम प्राचीन समय में देखें तो हम ये पाएंगे कि प्राचीन समय में जब प्रारंभिक अंग्रेजी विधि लागू हुई तो वहां पर विवाह विच्छेद के केवल कुछ ही ग्राउंड माने गए थे। कौन कौन से थे कि जारक्रम, अभित्यंजन, क्रूरता, एडल्ट्री, डिजर्शन और क्या था, एडल्ट्री, डिजर्शन और क्रूरल्टी था। ओके, अगर हम देखें कि मैट्रिमोनियल क्लॉज एक्ट में 1857 जो था उसमें स्टार्टिंग में विवाह विच्छेद का केवल एक आधार था, वो था जारक्रम या एडल्ट्री। अगर हम देखें कि सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी में अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया है, इस टाइम पे सेक्शन 497 को एडल्ट्री अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानी गई है, सेक्शन 497 अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया है। ओके, इसके बाद में अगर हम ये देखते हैं कि विवाह विच्छेद के कुछ आधार हैं तो इस आधार को देखने से पहले हम दो दृष्टिकोणों पर विचार कर सकते हैं। सबसे पहले कि विवाह क्या है, एक अनन्य संबंध है। अनन्य संबंध मीन्स कभी भी ना टूटने वाला संबंध, और यदि वह अनन्य संबंध ना रहे तो विवाह ही नहीं रहता है। जो जारक्रम होता है, एडल्ट्री होती है, वो इस आधारभूत मान्यता को नष्ट कर देता है। विवाह का मीन्स यही है कि पक्षकार साथ साथ रहेंगे और साथ साथ साचर्य और सहवास करेंगे। क्रूरता इस आधार को बिल्कुल नष्ट कर देती है। विवाह का मीन्स क्या होता है, विवाह का मीन्स यही होता है कि पक्षकार साथ साथ रहेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे, अपनी फैमिली स्थापित करेंगे। ओके, और अगर हम ये देखें कि अगर वो एक दूसरे का व्यतियंजन कर देते हैं, कोई पक्षकार दूसरे का व्यतियंजन कर देता है तो वो विवाह के इस आधार को भी नष्ट कर देता है। इसलिए माना गया प्राचीन समय में कि जारक्रम, क्रूरता और व्यतियंजन क्या है, विवाह की नींव को ही नष्ट कर देते हैं और यथार्थ में जो शादी है वो शादी नहीं रह जाती। अगर हम दूसरा दृष्टिकोण देखें तो दूसरे दृष्टिकोण से विवाह विच्छेद के इन आधारों को हम वैवाहिक अपराधों की भी संज्ञा दे सकते हैं। क्या मान सकते हैं कि एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार के साथ क्या किया है, विवाह से संबंधित कोई अपराध किया है, और वैवाहिक अपराध के अपराधी पक्षकार को दंड मिलना ही चाहिए। और दंड कैसे मिलेगा, दंड ऐसे मिलेगा कि दूसरा पक्षकार उससे अलग हो जाए। अलग कैसे होगा, विवाह विच्छेद के द्वारा होगा, है ना। अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर देखें कि विवाह विच्छेद अपराधी पक्षकार को, जिसने स्वयं को विवाह बंधन के अयोग्य सिद्ध कर दिया है, दूसरे पक्षकार के लिए क्या सिद्ध कर दिया है कि वो अब उसके योग्य नहीं रह गया है, उसके साथ रहना उसके लिए संभव नहीं है, और उसे दंडित करने का एक ही माध्यम है कि विवाह विच्छेद। ठीक है जी। विवाह विच्छेद के प्रारंभिक काल में इसी भावना ने जन्म दिया था विवाह विच्छेद के आपराधिक सिद्धांत को। प्राचीन काल में कौन सा सिद्धांत प्रचलित था, प्राचीन काल में था आपराधिक
कौन सा? आपराधिक सिद्धांत। कि क्या करता है, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के साथ क्या करता है, कोई अपराध करता है और अपराध का उसे दंड क्या मिलता था? विवाह विच्छेद उसका दंड होता था। अपराध कौन कौन से थे? अपराध कौन कौन से थे प्राचीन समय में? जारक्रम, अभित्यंजन और क्रूरल्टी। ओके, लेकिन कुछ टाइम के बाद में जो विवाह विच्छेद का आपराधिक सिद्धांत था, कौन सा सिद्धांत था? विवाह विच्छेद का जो आपराधिक सिद्धांत था, इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? दोषिता का सिद्धांत कर दिया गया। दोषिता का सिद्धांत किए जाने के बाद में इसमें कुछ नए आधार, कुछ नए ग्राउंड भी जोड़ दिए गए, जिससे कि विवाह विच्छेद के लिए बहुत सारे हमारे पास अब क्या प्राप्त हो गए? ग्राउंड प्राप्त हो गए। अब सबसे पहले हम वर्तमान में जो प्रचलित हैं विवाह विच्छेद के सिद्धांत, इन्हें देख लेते हैं। नंबर 1 है दोषिता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ गिल्ट, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था? आपराधिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता था। ये सेक्शन 13(1), सेक्शन 13 का जो क्या है? सबसेक्शन 1 है और सेक्शन 13 का सबसेक्शन जो 2 है, इसमें समाहित किया गया है दोषिता का सिद्धांत। धारा 13(1) जो है, जो धारा 13 का सबसेक्शन 1 है, उसमें पति पत्नी दोनों को ग्राउंड प्राप्त किए हुए हैं तलाक के, और जो धारा 13 का सबसेक्शन 2 है, उसमें केवल पत्नी को आधार प्रदान किए गए हैं तलाक के। हमारा दूसरा सिद्धांत है ब्रिक्टन का सिद्धांत, जिसे हम ब्रेकडाउन थ्योरी भी कहते हैं, जो कि सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 के क्लोज ए से में जोड़ा गया है या समाहित है, जो कि कब से जोड़ा गया है? सन 1964 से इसे जोड़ा गया है। ये क्या प्रावधान करता है कि सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में जब डिक्री पारित हो चुकी है, मींस कंजुगल ऑफ रेस्टिट्यूशन राइट की जब डिक्री पारित हो गई है, या जुडिशियल सेपरेशन की जब डिक्री पारित हो गई है, और इस डिक्री को पारित हुए क्या हो चुका है? 1 साल हो गया है और उस डिक्री का पालन नहीं किया जा चुका है, तो क्या होगा? वो दोनों पक्षकार में से कोई पक्षकार जिसे कि वो डिक्री प्राप्त हुई है, वो क्या कर सकता है? विवाह विच्छेद का एक आधार मान सकता है और उसे विवाह विच्छेद प्रदान किया जा सकता है। अब है तीसरी थ्योरी, जो कि कौन सी है? पारस्परिक सहमति का सिद्धांत या फिर थ्योरी ऑफ म्यूचुअल कंसेंट, जो कि धारा 13B में डिफाइन की गई है, धारा 13B में समाहित है। इसे कब से जोड़ा गया है? वर्ष 1976 से इसे इंसर्ट किया गया है, अंतर स्थापित करके इसे जोड़ लिया गया है पारस्परिक सहमति के सिद्धांत को। ओके जी, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दोषिता का जो सिद्धांत है वो क्या है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रारंभ में केवल दोषिता का सिद्धांत को ही मान्यता दी गई थी। धारा 13 के सबसेक्शन 1 में विवाह विच्छेद के दोषिता के आधार दिए गए हैं। विवाह विच्छेद के आधारों में घोर कट्टरपंथी थी, जिसमें कि जारक्रम, क्रूरता और अभित्यंजन विवाह विच्छेद के आधार पहले नहीं थे, बल्कि ये किसके आधार थे? न्यायिक पृथक्करण के ये आधार थे। हमने पहले क्या देखा कि जो प्राचीन विधि थी उसमें क्या था? उसमें यही आधार थे, अभित्यंजन, क्रूरता और एडल्ट्री। किसके आधार थे? विवाह विच्छेद के आधार थे। लेकिन जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट आया उसमें 1955 में, इसमें ये आधार सिर्फ जुडिशियल सेपरेशन के थे। ठीक है, फिर विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 किया गया और अब इन्हीं आधारों को विवाह विच्छेद का आधार भी बना दिया गया। जब हमने सेक्शन 10 को डिफाइन किया था तो हमने ये देखा कि पहले 1976 से पहले विवाह विच्छेद के और जुडिशियल सेपरेशन के आधार अलग अलग थे, लेकिन 1976 में अमेंडमेंट करके इन आधारों को, जो कि विवाह विच्छेद के आधार है, इन्हीं आधारों को जुडिशियल सेपरेशन का भी आधार बना दिया गया है। ठीक है जी। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23(1) में वैवाहिक अनुदेशों की वर्जनाओं को भी स्थान दिया गया है। मीन्स कुछ बातों को वर्जन की बात की गई है कि कुछ रिलीफ है उन पर क्या लगा दी गई है? कुछ बाउंडेशन लगा दी गई हैं। इन्हें हम बाद में देखेंगे। लेकिन 1976 में कुछ वर्जनाओं को हटा दिया गया था, कुछ जो बाउंडेशन थी उन्हें हटा दिया गया था। इसे हम सेक्शन 23 के साथ ही देख लेंगे। ओके, अब इसके बाद में अगर हम देखें कि वर्तमान में क्या है, वर्तमान में विवाह विच्छेद के जो आधार हैं वो सेक्शन 13 में हमने देख लिया, सेक्शन 13 में डिफाइन है, सेक्शन 13(1)(a) में डिफाइन है और सेक्शन 13(b) में डिफाइन है। और दोषिता का जो सिद्धांत है वो कहां पर है? सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 में और सेक्शन 13 के
सबसेक्शन 2 में है। ओके जी, अब इसके कुछ मुख्य आधार देख लेते हैं कि दोषिता का जो सिद्धांत है उसके कुछ मुख्य आधार कौन कौन से हैं। कि क्या हुआ हो, क्रूरता की गई हो, दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार ने क्रूरता की हो, अभित्यंजन कर दिया हो, उससे 2 वर्ष से ज्यादा की अवधि से अलग रहने लगा हो, या ठीक है मतलब उसे बिना किसी वजह के, कोई रीजनेबल कारण नहीं है और उससे अलग रहने लगा एक पक्षकार, या उसने किसी दूसरे धर्म को ग्रहण कर लिया हो, या वो पागल हो गया हो, ठीक है जी, या फिर क्या है वो किसी यौन रोग से पीड़ित हो, या उसने ऐसे किसी धार्मिक आश्रम में प्रवेश कर लिया हो जिससे कि उसने संसार का परित्याग कर दिया हो, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके बारे में 7 वर्ष से अधिक से कुछ सुना नहीं गया है, जिसके बारे में सुना जाता अगर वो जीवित होता। इसी तरीके के कुछ आधार दिए गए हैं सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 में, जो कि किसके लिए है, पति और पत्नी दोनों के लिए है। फिर है सबसेक्शन 13 का सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2, जो किसकी बात करता है, केवल पत्नी के लिए कुछ आधार प्रदान करता है कि वो इन आधारों पर क्या प्राप्त कर सकती है, तलाक प्राप्त कर सकती है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी दूसरी थ्योरी है विक्टन का सिद्धांत, ब्रेकडाउन थ्योरी। ब्रेकडाउन थ्योरी क्या कहती है, अब हम ये भी देखेंगे। ब्रेकडाउन थ्योरी को देखने से पहले हम सेक्शन 9 और सेक्शन 10 को देख लें। सेक्शन 9 किसकी बात करता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, जब बिना किसी युक्तियुक्त कारण के दोनों पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार साथ रहने से मना कर देता है। और सेक्शन 10 किसकी बात करता है कि जुडिशियल सेपरेशन, जो आधार सेक्शन 13 में तलाक के हैं वही आधार जुडिशियल सेपरेशन के भी हैं, और वो परमानेंट विवाह विच्छेद ना करके जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित करा लेते हैं और कुछ समय के लिए अलग रहने लगते हैं। ठीक है जी, अब जो विक्टन का सिद्धांत है, ब्रेकडाउन जो थ्योरी है, वो ये कहती है कि जब सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में डिग्री पारित हो गई हो, मींस रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की डिग्री पारित हो गई है और जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित हो गई है, और डिग्री पारित होने के बाद 1 वर्ष का समय बीत चुका है या 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है, और सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की डिग्री पारित होने के बाद में जिस पक्षकार के विरुद्ध वो डिग्री पारित हुई है उसने साथ रहने से अभी भी मना कर दिया है, या फिर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित हुई है सेक्शन 10 में और दोनों पक्षकार अभी भी क्या है, 1 वर्ष का समय पूरा हो गया और साथ रहने से इनकार कर देते हैं, कह देते हैं कि हम साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, वो जाके पक्षकार क्या करेगा, पक्षकार जाके कोर्ट में बता देगा कि सर डिग्री को 1 वर्ष पूरा हो चुका है और डिग्री का क्या नहीं किया जा चुका है, निष्पादन नहीं कराया जा चुका या फिर निष्पादन नहीं किया जा सका, कि दूसरे पक्षकार ने साथ रहने से मना कर दिया है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इस ग्राउंड पर वो तलाक ले सकते हैं। ये भी एक विवाह विच्छेद का आधार मान लिया गया। कब से जोड़ा गया ये, एक बार फिर से देख लेते हैं, सन 1964 से। ठीक है जी, ये है ब्रेकडाउन थ्योरी, विक्टन का सिद्धांत। कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ब्रेकडाउन थ्योरी कहां पर डिफाइन की गई है, तो हमें कुछ नहीं देखना है, बस हमें ये बताना है कि सेक्शन 13(1)(a) में ब्रेकडाउन थ्योरी है। अब इसके बाद में हमारी थ्योरी आती है लास्ट की थ्योरी ऑफ म्यूचुअल कंसेंट, जो कि कब से जोड़ी गई है, वर्ष 1976 से इंसर्ट किया गया है सेक्शन 13(b) और इसी में समाहित है पारस्परिक सहमति का सिद्धांत भी। पारस्परिक सहमति का जो सिद्धांत है वो इस बात पर आधारित है कि अगर मनुष्य कोई गलती कर सकता है तो क्या वो विवाह करने में गलती नहीं कर सकता। ऐसा भी तो हो सकता है जब उसने विवाह किया तो उसने कोई गलत डिसीजन ले लिया है ना, और इसी अपने गलत डिसीजन को सुधारने के लिए एक थ्योरी रखी गई जिसे कि क्या कहते हैं, म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी कहते हैं, कि अगर दोनों पक्षकारों से गलती हो गई है विवाह करने में तो अपनी वो त्रुटि सुधार लें, उसे सुधार का क्या कर लें, विवाह विच्छेद कर लें और अपना विवाह किसी और से अब कर सकते हैं। ओके जी, ये सेक्शन 13(b) में है, लेकिन इसके लिए कुछ बात कही गई है कि कुछ मान्यता है, कुछ प्रोविजन है, इनका पालन होना चाहिए। क्या प्रोविजन है कि जो विवाह है, विवाह होने के बाद में 1 वर्ष का टाइम हो चुका है और दोनों पक्षकार एक दूसरे से क्या है, अलग अलग रह रहे हैं और उनका साथ साथ रहना अब असंभव हो गया है। ठीक है, और उसके बाद में कोर्ट देखेगा कि क्या ये सच्चाई है कि वो अलग अलग हो गए हैं, और फिर उन्हें थोड़ा टाइम देगा सोचने का कि भाई अभी भी सोच लीजिए, कभी ऐसा ना हो कि शादी टूट जाए और उसके बाद में आपको पछतावा हो। इसमें कितना टाइम पीरियड रखा गया है,
6 मास का टाइम पीरियड रखा गया है कि भाई तुम सोच लो और इसके बाद में अगर तुम डिसाइड कर लेते हो कि हाँ हमें साथ नहीं रहना है तो आपको डाइवोर्स दे दिया जाएगा, विवाह विच्छेद दे दिया जाएगा। ओके, ये हुई हमारी म्यूचुअल कंसेंट वाली थ्योरी कि पारस्परिक सहमति का सिद्धांत कि दोनों पक्षकार चाहते हैं कि हम साथ नहीं रह सकते, हमें अलग होना है, तो वो विवाह विच्छेद कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ गिल्ट जो है उस पर तलाक और न्यायिक पृथक्करण दोनों हो सकेंगे। मीन्स जो दोषिता का सिद्धांत है जो सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 और सेक्शन 13 के सबसेक्शन 2 में दिया गया है, उस पर डाइवोर्स भी हो सकता है और जुडिशियल सेपरेशन भी हो सकता है। जो ब्रेकडाउन थ्योरी है और थ्योरी ऑफ म्यूचुअल कंसेंट है, इन पर केवल विवाह विच्छेद ही किया जा सकता है। ओके, आज के इस लेक्चर में हमने अच्छे से देख लिया कि दोषिता का सिद्धांत कौन सा है और ये कहां पर डिफाइन किया गया है। थ्योरी ऑफ गिल्ट कहां पर डिफाइन की गई है, सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 में और सेक्शन 13 के सबसेक्शन 2 में। इसके बाद सेकंड थ्योरी देखी विक्टन का सिद्धांत जो कि सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए जो कि 1964 से जोड़ा गया है, यहां पर समाहित की गई है। इसके बाद कौन सी है, लास्ट वाली की पारस्परिक सहमति का सिद्धांत जो कि 1976 से इंसर्ट की गई है, सेक्शन 13B के अंतर्गत समाहित है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं तलाक के प्रोविजन जो कि सेक्शन 13 के अंतर्गत दिए गए हैं। उन ग्राउंड्स को हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।